हेलो गाइस, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक की इसी चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट, दिल की बातें करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन इसकी नॉर्मल बातें करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? अपनी बॉडी के अंदर। तो याद रखना, दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जिसका नाम है मीडियस्टेनम स्पेस, वहां पर ये सिचुएटेड होता है। मीडियस्टेनम स्पेस में अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है ये? जो अपनी ब्रेस्ट बोन होती है जस्ट इसके पीछे की साइड, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में मीडियस्टेनम स्पेस के अंदर ये हार्ट अपना प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट लंग्स के अंदर एक खांस सी प्रेजेंट होती है, एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसका नाम है कार्डिक नॉच। ये मैंने आपको पढ़ाया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के अंदर, जब मैं आपको लंग्स पढ़ा रहा था। क्लियर हो गया? याद है कुछ ऐसा? ओके, तो याद रखना हेड अपना कहाँ पे सिचुएटेड है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड सिचुएटेड है, नहीं, बीच में है, लेकिन इसका जो अपेक्स वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड, स्लाइटली लेफ्ट साइड वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, हल्का सा लेफ्ट साइड, अपेक्स वाला पार्ट। ओके, देन बात करते हैं अपने दिल के कलर की। इसका कलर कैसा होता है? तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरे रंग का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट की बात करते हैं, इसके भार की, इसके वजन की बात करते हैं, तो मेल के अंदर हेड का जो वेट होता है वो अप्रोक्स 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम का होता है। और फीमेल के अंदर इसका वेट होता है लगभग 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम का होता है। ठीक, मेल का दिल बड़ा होता है, ऑब्वियसली होता ही है कि नहीं? ओके, अगर यहीं अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर साइज की, तो हार्ट की जो साइज होती है, ध्यान से देखना, सपोज मैं थोड़ा रफली एक हार्ट बना रहा हूं। हार्ट के साइज की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होती है 9 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइज क्या होगी इसकी? 12/9/6 सेंटीमीटर। किसमें है ये? सेंटीमीटर्स के अंदर प्रेजेंट है। बोलो क्लियर हुआ डायग्राम से? समझ रहे हैं ना? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसकी क्या होनी चाहिए? 12/9/6 सेंटीमीटर होती है। वही अगर शेप की बात करते हैं अपन लोग, किसकी? शेप। तो अपना जो हार्ट होता है वो पिरामिडल नुमा शेप होता है, इसका पिरामिडल नुमा शेप होता है, कॉनिकल शेप होता है। क्या बोलते हैं अपन इसको? कॉनिकल शेप बोलते हैं। क्लोज रिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का, एनसीईआरटी लाइन दे रखी है, बंद मुट्ठी के आकार का अपना हेड होता है। अब ये बंद मुट्ठी बच्चे की नहीं लेना है, ना ही किसी हट्टे कट्टे इंसान की लेना जिसकी बंद मुट्ठी बहुत ज़्यादा बड़ी हो। एवरेज निकाल देते हैं नॉर्मली, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें अपन ने ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कर ली, हल्की सी, जो कि अपन को आना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हार्ट के सबसे बाहर से देखने पर अपन को क्या नजर आता है, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अपने दिल की बाह्य संरचना के बारे में अपन लोग जानेंगे, समझते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पॉइंट को अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से देखने पर अपन को क्या क्या नजर आता है। ध्यान से देखना, इधर मैं बना रहा हूं अपना दिल, परफेक्ट है, ओके, और इधर चलते हैं अपन, इसके बारे में लिखते हैं। सबसे बाहर देखने पर, सबसे बाहरी जो आवरण अपन को देखने को यह नजर आता है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कैसा आवरण होता है? ये सबसे बाहरी आवरण होता है।
ओके, पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो सबसे बाहरी आवरण होता है अपने हेड का। इसके दो पार्ट होते हैं, समझते जाना ध्यान से। इधर मैं डायग्राम में भी ड्रॉ करता रहूंगा और इधर नोट करते रहेंगे। पेरिकार्डियम के दो भाग होते हैं, एक तो आउटर, उसको बोलते हैं जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्लियर है? ओके, आउटर वाली लेयर बनाते हैं। क्लियर है? तो आउटर कौन सी होगी? आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके, इनर वाली की बात करते हैं। तो इनर वाली लेयर कौन सी है उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। उसको बोलते हैं अपन लोग इनर सीरस पेरिकार्डियम। इनर वाली कौन सी है? इनर सीरस पेरिकार्डियम। ये जो इनर लेयर होती है, ध्यान से समझना, इसके भी दो मेम्ब्रेन होती है। इनर वाली जो लेयर होती है उसके भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और एक होती है इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है? सबसे बाहर की अगर लेयर की बात करें तो वो बनी होती है किसकी? फाइब्रस पेरिकार्डियम की। और जो इनर लेयर होती है उसके भी दो मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी मैं यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना। अभी तो देखो इसमें बहुत सी आप लोग बातें जानेंगे। ये तो होगी इनर लेयर। एक बनाते हैं इसकी आउटर लेयर। ओके, टच नहीं करना है भाई। ये होगी इसकी आउटर लेयर। ध्यान से देखना, जो इनर सीरस पेरिकार्डियम होती है जिसके दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर वाली, ध्यान से देखना डायग्राम में, आउटर वाली कौन सी है? पेराइटल। और इनर वाली कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अपन लोग जब हार्ट की लेयर पढ़ते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, तो उसके अंदर तो आ रहा है एपिकार्डियम और यहां पर अपन लोग पढ़ रहे हैं पेरिकार्डियम। इन दोनों में डिफरेंस है कि या फिर एक ही है? तो ध्यान से समझना, अपन लोग जो एपिकार्डियम टर्म्स यूज करते हैं वो एक्चुअली किसका नाम होता है? वो इनर विसरल पेरिकार्डियम को अपन लोग क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इस पे स्टार मार्क कर लेना। एपिकार्डियम किसको बोलते हैं? इनर विसरल पेरिकार्डियम को ही अपन लोग एपिकार्डियम बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना? ओके, अब ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? एक कैविटी प्रेजेंट होती है। इन दोनों के बीच में ये जो अपन को नजर आ रही है, ठीक है, इसको अपन लोग कैविटी बोलते हैं। एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको नाम क्या है? इसका नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। क्या नाम हो गया इसका? पेरिकार्डियल कैविटी। और इसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? पेरिकार्डियम फ्लूइड। देखो नजर आ रहा है कौन कौन सी मेम्ब्रेन के बीच में है? कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखो डायग्राम में सब कुछ दिख रहा है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन के बीच में ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो याद रखना, विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में ये फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या नाम इस फ्लूइड का? पेरिकार्डियम फ्लूइड।
बोलो क्लियर हुआ? एकदम से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें अपन को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखना, देखो सबसे बाहर अपन को पता चला कौन सी लेयर है, बाहरी आवरण पेरिकार्डियम, जिसके दो भाग होते हैं, आउटर वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर वाला सीरस पेरिकार्डियम। याद रखना फाइब्रस पेरिकार्डियम कौन सा है, ये रेड वाला है, और ये ग्रीन वाला कैसा है, इनर सीरस पेरिकार्डियम। तो इनर वाले की भी दो मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, एक होता है इनर विसरल पेरिकार्डियम। बोलो क्लियर हुआ? अपन लोग एपिकार्डियम किसको बोलते हैं, तो याद रखना ये जो विसरल पेरिकार्डियम होता है इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं, जो कि हार्ट की एक्सटर्नल सबसे बाहर वाली लेयर होती है। बोलो क्लियर है? ओके, ये तो आवरण होता है, पेरिकार्डियम तो आवरण है और ये हार्ट की लेयर होगी। बोलो क्लियर हो? एकदम से क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, इस पेरिकार्डियम द्रव का क्या रोल होता है। तो थोड़ी इसकी भी बातें कर लेते हैं, चलो यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ। ओके, ध्यान से देखना, ये जो फ्लूइड होता है, अब मान लो कोई इंसान मान लो दौड़ रहा है, गिर गया, ठीक है, जंप कर रहा है, तो हार्ट की जो आउटर वाली मसल्स है उसको डैमेज ना हो जाए, उसको चोट ना लगे, इसलिए सबसे बाहर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड के अंदर ये हार्ट इजीली जंप कर जाता है, यानी कि टच नहीं होता आउटर वाली लेयर से, ठीक है, ताकि वो डैमेज होने से बच सके। तो याद रखना बाह्य आघातों, जो एक्सटर्नल शॉक होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बाह्य आघातों से सुरक्षा। ओके, और क्या काम है, ध्यान से देखना, ये जब हार्ट बीट करता है, ठीक है, पंप करता है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उस कंडीशन के अंदर इस मेम्ब्रेन से फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, घर्षण ना हो, तो ये फ्लूइड होता है वो घर्षण से रोकता है। याद रखना क्या काम करता है, घर्षण से रोकता है। और क्या काम करता है, ध्यान से देखना, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अगर ये फ्लूइड आ गया तो बोलो ये चिपकने देगा कि नहीं चिपकने देगा, कोलैप्स होने से रोकेगा ना। अरे बीच में द्रव भर गया तो ये कोलैप्स होने से रोकता है, चिपकने से रोकता है, याद रखना। ओके, ठीक है। और क्या रोल है, ध्यान से देखना, देखो पूरे हार्ट के अंदर बाहर ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो पूरे हार्ट को बाहर से ये नम बनाए रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करवाए रहता है। अब मॉइस्चर मतलब नम बनाए रखने का क्या रीजन है, क्या रोल होता है, क्या काम है, तो याद रखना जब हार्ट बाहर से नम होता रहता है या फिर मॉइस्चर इसको अंदर मिलता रहता है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन कम से कम होगा। तो याद रखना हार्ट को नम बनाए रखता है, और जब हार्ट गीला रहता है, बाहर से नम रहता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। बोले क्लियर हुआ? इधर से मैंने सारी मेम्ब्रेन को समझाया और इधर मैंने इसको फ्लो चार्ट के अंदर बता दिया आप लोगों को। बोले ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन लोग इसी के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर बाहर से देखने पर अपन को और क्या क्या नजर आता है और क्या क्या अपन को देखने को मिलता है। तो उसके लिए पहले तो अपन को एक हार्ट बनाना पड़ेगा। चलिए हार्ट बना देते हैं, इधर बना देते हैं हार्ट और इधर अपन लोग नोट करेंगे। समझ आना, बस आप रफली डायग्राम बना रहे हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है। ओके, ये वॉल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे अपन लोग इसमें कंटिन्यूसली बातें करते रहेंगे। इधर देखते हैं,
कितने चैम्बर होते हैं अपने हार्ट के अंदर? 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? 2 तो एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये तो वाला कौन सा हो गया? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब ध्यान से देखना, बाहर से देखने पर ह्यूमन हार्ट के अंदर अपन को 3 खांच नजर आती है, 3 सल्कस अपन को देखने को मिलता है। 3 सल्कस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। सल्कस यानी 3 खांच अपन को देखने को मिलती है। अब वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और किस चीज़ यानी कौन कौन से चैम्बर को वो सेपरेट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहली सल्कस की अपन लोग बात करते हैं। पहली सल्कस, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट जो सल्कस होती है उसका नाम है कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस या फिर इसी को बोलते हैं अपन लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। और ये कहां पर होता है? डायग्राम में ध्यान से देखना, ग्रीन पेन से बना रहा हूं। ये सल्कस अपन को देखने को मिलता है दोनों एट्रियन एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। एट्रियन वेंट्रिकल्स के बीच में ये सल्कस अपन को देखने को मिलती है, ये खांच अपन को देखने को मिलती है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से, कोरोनरी सल्कस या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकल से बीच में होती है उस सल्कस को क्या बोलते हैं अपन लोग? कोरोनरी सल्कस। क्लियर हो गया? ये कहां पर प्रेजेंट होता है याद रखना? बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में होता है। क्लियर हो गया? ये राइट एंड लेफ्ट दोनों के अंदर है, समझ आना। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट सल्कस को क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, नेक्स्ट सल्कस को बोलते हैं अपन लोग इंटर एट्रियल सल्कस। इंटर एट्रियल सल्कस, इसका मतलब ये कहां मिलेगा? दोनों एट्रिया के बीच में मिलेगा। ये मैं रेड मार्क से या इसको मार्क कर रहा हूं। ये वाले जो खांच अपन को देखने को मिलती है, ये वाली जो सल्कस अपन को देखने को मिलती है, जो दोनों एट्रिया लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के बीच में होता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सल्कस अपन इसको बोलते हैं, जो कि दोनों एट्रिया के बीच में है। तो याद रखना ये कहां पे होता है? दोनों एट्रिया के बीच में, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के बीच में ये खांच अपन को देखने को मिलती है। थर्ड सल्कस की अपन लोग बात करते हैं, जिसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये सल्कस अपन को नजर आएंगे। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये सल्कस अपन को नजर आते हैं। इसका नाम क्या हो गया? इसको बोलते हैं अपन लोग इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। क्या बोलते हैं अपन इसको? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, जो कहां पर प्रेजेंट होता है? दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। ये दोनों वेंट्रिकल्स कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में ये सल्कस अपन को नजर आती है। ये खांच अपन को बाहर से देखने पर नजर आती है। वैसे इसके ऊपर क्या होता है और भी बाहर से देखने में नजर आता है, जैसे अपन को येलो टाइप के अपन को फैट नजर आती है, जो बाहर से अपन लोग देखते हैं हार्ट को, तो यहाँ पर सबसे बाहर अपन को फैट यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलता है येलो येलो कलर के, जो कि क्या बताए, मतलब अजीब तरीके से दाने दाने से अपन को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि येलो कलर की फैट होती है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये 3 सल्कस अपन को याद रखना है। कोरोनरी सल्कस क्या होती है? जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में नजर आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। दोनों एट्रिया के बीच में जो सल्कस होती है उसको इंटर एट्रियल बोलते हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सल्कस होती है उसको अपन लोग इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस बोलते हैं, बाहर से देखने पर। बोलो क्लियर हुआ इतना? ओके, अब आगे देखना और क्या क्या नजर आता है अपन को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। इसी डायग्राम को समझते हैं, यहां पर मैं नोट कर दूंगा, इसके अंदर भी अपन लोग मेंशन करते रहेंगे।
क्लियर है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद अपन लोग इंटरनल स्ट्रक्चर जानेंगे, जिसके अंदर अपन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल के बारे में जानेंगे, सेबुलर वॉल के बारे में जानेंगे, इधर आएगा थिबेशियन, हेवेर्शियन, यूस्टेकियन वॉल के बारे में, इन सभी के बारे में जानेंगे जब अपन लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। अभी बात करें केवल और केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ओके, तो और क्या क्या अपन को नजर आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, ध्यान से देखना। अगर मैं राइट एट्रियम की बात करता हूं, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर कौन कौन सी वेन इंटर होती है? जो नीचे से इंप्योर ब्लड लेके आती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। तो याद रखना राइट एट्रियम में 3 ब्लड वेसल्स इंटर होती है। कितनी होती है? 3 ब्लड वेसल्स इंटर होती है। पहली कौन सी लिख रहा हूं मैं, इंफीरियर वेना कावा, जो कहां से इंप्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लोअर वाले पार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। इसी को अपन लोग बोलते हैं पोस्ट केवल वेन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? पोस्ट केवल वेन। किसको? इंफीरियर वेना केवा को। अपर वाले पार्ट से यानी ब्रेन और हैंड से जो इंप्योर ब्लड को लेके आता है वो कौन लेके आती है? सुपीरियर वेना कावा। कौन लेके आती है भाई? सुपीरियर वेना कावा। मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, तो एक कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर वेना कावा। और इसी को अपन लोग बोलते हैं प्री, याद रखना, प्री केवल वेन। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्री केवल वेन इसको अपन लोग बोलते हैं, जो कहां से इंप्योर ब्लड लेके आती है? अपर वाले पार्ट से, एंटीरियर वाले पार्ट से इंप्योर ब्लड लेके आती है। और एक जो वेसल्स होती है वो अपने हार्ट की मसल से इंप्योर ब्लड को लेके आती है, अपने हार्ट की मसल से इंप्योर ब्लड को लेके आती है। याद रखना, देखो इसका ओपनिंग ये हो गया, इसका ओपनिंग ये हो गया, इसका ओपनिंग ये हो गया। इसको अपन लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? कोरोनरी साइनस, जो कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है? हार्ट से। कहां से लेके आती है? हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आती है। ध्यान से देखना, पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के मसल्स किसको देखती है? कोरोनरी वेन को। और कोरोनरी वेन से कहां आता है? कोरोनरी साइनस के अंदर आता है। क्लियर हो गया? क्योंकि हार्ट की मसल्स रेगुलर काम कर रही है, ठीक है। अगर रेगुलर काम कर रही है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ग्लूकोज वगैरह चाहिए, सब चीज चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर वो वर्क कर रही है तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो वहां से कौन लेकर आता है? कोरोनरी साइनस लेके आता है। बोलो क्लियर हो गया तीनों? ओके, अब बात करते हैं अपन लोग लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। ये तो हो गया राइट एट्रियम। अब बात करते हैं अपन लोग लेफ्ट एट्रियम की। समझना, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ अपन को जानकारी देगा। लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो मैं इसको रेड से बना रहा हूं। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? लंग्स से प्योर होके कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन लेके आती है। कितनी आती है? पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन के नंबर कितने होते हैं याद रखना, कितने होते हैं? 2 पेयर पल्मोनरी वेन। कितनी होती है? 2 पेयर पल्मोनरी वेन। अगर टोटल पूछे तो कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान से देखना, 2 तो इधर से इंटर होगी और 2 इसके बैक साइड पीछे से जा रही है, ठीक है। ये इसमें इंटर नहीं हो रही है भैया, किसमें आ रही है? ये इसमें आ रही है, इसके पीछे से इंटर हो रही है। क्लियर हो गया? ओके, समझ गए ना? टोटल कितने हो गए? ये 4 होते हैं पल्मोनरी वेन, जो कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से लेके आता है? लंग्स से। हर लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन निकलती है। तो लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल पल्मोनरी वेन कितनी होगी? 4 पल्मोनरी वेन होती है। बोल क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या क्या निकल रहा है, कौन कौन सी वेसल्स निकल रही है, ये भी नोट कर देते हैं।
राइट वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पे जाता है? लंग्स के साइड जाता है प्योर होने के लिए। कौन लेके जाता है? ध्यान से देखना, एक पल्मोनरी आर्टरी कितनी है? एक पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये आगे जाकर कितने आर्क के अंदर डिवाइड होती है? 2। कौन कौन से? लेफ्ट एंड राइट, ये आर्क के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया? लेफ्ट आर्क। ये वाला कौन सा हो गया? राइट आर्क के अंदर ये डिवाइड हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया? ठीक है। वहीं अगर बात करता हूं मैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर यहां पे नोट कर रहा हूं मैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है उसको बोलते हैं अपन लोग सिस्टेमिक आर्क। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? सिस्टेमिक आर्क, या फिर सिस्टेमिक ऑरेटा भी अपन इसको बोलते हैं। सिस्टेमिक ऑरेटा भी बोलते हैं या फिर सिस्टेमिक ऑर्टा। जो कहां से निकल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। कहां से निकल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। जो कैसा ब्लड लेके जा रही है भैया? प्योर ब्लड लेके जा रही है। देखो प्योर ब्लड लेके जा रही है, लेके जा रही है, लेके जा रही है। और ये किधर मूव कर गई? ये लेफ्ट साइड मूव कर गई। तो याद रखना, ये जो सिस्टेमिक अरोटा होता है ये लेफ्ट साइड, ये किस तरह कौन से साइड ये आर्क बनाता है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्क बनाता है। और जो बेड होते हैं, जो पक्षी वगैरह होते हैं, उनके अंदर राइट आर्क बनता है। ये डिफरेंस होता है अपने अंदर और बर्ड्स के अंदर। क्लियर हो गया? ओके। बोले इतना वाला पोर्शन सब कुछ क्लियर है? हर एक चीज के बारे में आपको पता चल गया बाहर से देखने पर? क्लियर एकदम से? ओके, ध्यान से देखना। अब ये जो लेफ्ट आर्क है, ये यहां से एक लिगामेंट्स के थ्रू इस पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये जो सिस्टेमिक आर्क है ये एक पल्मोनरी यानी ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, जो लेफ्ट साइड वाली मूव कर रही है, यहां से ये एक लिगामेंट के थ्रू अटैच रहता है। इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं? याद रखना, इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। क्या बोलते हैं अपन इसको? लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये एक लिगामेंट्स के थ्रू यहां पर इससे कनेक्ट रहता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में या भ्रूणी अवस्था के अंदर ये जो लिगामेंट होता है ये एक आर्टरी के अंदर कन्वर्ट रहता है। क्या बना रहता है उस टाइम पर? ये आर्टरी के अंदर कन्वर्ट रहता है और उस आर्टरी का नाम है डक्टस आर्टेरियोसिस। उस आर्टरी का क्या नाम है? डक्टस आर्टेरियोसिस। इतना आपके है नहीं, फिर भी सुन लो आप, डक्टस आर्टेरियोसिस उससे ये बना रहता है। इसी डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू ये वाला और ये वाला जो ब्लड है वो एक्सचेंज होता रहता है। इधर तो प्योर ब्लड है और इधर इम्प्योर ब्लड है। तो डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू ही एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर यहां से ब्लड एक्सचेंज होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। बोलो ये सारी बातें क्लियर हो गई हट की? जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा आज, कंप्लीटली बातें डिटेल्स में आपको पता चल गई। बाहर से देखने पर कौन कौन से सल्कस होते हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हेड के अंदर इंटर हो रही है या फिर हेड से बाहर निकल रही, वो सारी बातें आपने जान ली। लेकिन अभी तक आपने वॉल्व के बारे में नहीं पढ़ा था, जैसे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलुनार, थिबेसियन, हर्वेशियन वॉल, यूस्टेकियन वॉल, इनके बारे में जानेंगे आप लोग जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि अभी इसके बाद वाला लेक्चर आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें और जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।